वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 क्लास आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम आज पढ़ेंगे ऋग्वेद, नौवां मंडल। ऋग्वेद के नौवां मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरी माँ, मैं कवि हूँ, मेरी माँ अनाज पीसती है। अनाज पीसती है। मेरे पिता भीष्म हैं। मैं कवि हूँ, अर्थात मैं जो हूँ वह बोल रहा हूँ, वह कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ। मेरी माँ अनाज पीसती है। यहाँ पीसने का काम को, यहाँ पर पीसने का काम को नीचा दिखलाया गया है, अर्थात अनाज पीसने को नीचा दिखलाया गया है। इसे शूद्र की श्रेणी दिया गया है, समझिएगा। मेरे पिता भीष्म हैं। भीष्म का अर्थ होता है द्वारपाल, अर्थात प्राचीन इतिहास में द्वारपाल का जो काम करते थे वह क्षत्रिय करते थे, समझिएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल कर्म के आधार पर वर्ण को बतलाया है। ऋग्वेद के 9वां मंडल कर्म के आधार पर वर्ण को बतलाया है। कौन? ऋग्वेद का 9वां मंडल। मैं कवि हूँ, अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ? कवि का अर्थ ब्राह्मण से किया गया है, अर्थात मैं बोल रहा हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहा गया है। मेरी माँ अनाज पीसती है, अर्थात पीसने का काम जो है वह नीचा काम दिखलाया गया है, इसीलिए इसे शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। मेरे पिता भीष्म हैं, अर्थात द्वारपाल है। द्वारपाल का जो काम था वह क्या था? अर्थात रक्षा करना था, अर्थात भीष्म अर्थात क्षत्रिय का अर्थ इसे यहाँ देता है। द्वारपाल का अर्थ अर्थात क्षत्रिय। अर्थात ऋग्वेद का 9वां मंडल यह कहता है कि जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो वर्ण थे वह कर्म के आधार पर थे। क्या थे? जो वर्ण थे, वर्ण अर्थात जाति स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है ऋग्वेद में, वह वर्ण कहा गया है। लेकिन हम लोग जो वर्ण को जो हम समझेंगे जाति, अर्थात ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है वर्णों को अर्थात जाति को कर्म के आधार पर बताया गया है। कौन बताया है? ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है। मैं कवि हूँ, अर्थात कवि अर्थात ब्राह्मण। मेरी माँ अनाज पीसती है। अनाज पीसने का काम नीचा को दिखलाया गया है, अर्थात शूद्र। मेरे पिता भीष्म हैं, अर्थात भीष्म का अर्थ होता है द्वारपाल। द्वारपाल का कार्य क्या होता है? लोगों का रक्षा करना। रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय। अर्थात कर्म के आधार पर वर्ण बतलाया गया है। किसमें? 9वां मंडल में, समझिएगा। ऋग्वेद के 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्याख्या किया गया है, इसीलिए ऋग्वेद का जो 10वां मंडल को चतवारी वर्ण भी कहा जाता है, चतवारी मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वां मंडल को चतवारी मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल चतवारी मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल में कहा गया है ब्राह्मण
ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मण के भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और तीसरा, ब्राह्मण के जांघ से वैश्य और ब्राह्मण के जो तलवा से ब्राह्मण सूत्र समझिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जन्म के आधार पर वर्ण को बतलाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जन्म के आधार पर किसको बतलाया गया है? वर्ण को बतलाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण दिए गए हैं, अर्थात ब्राह्मणों ने 4 वर्ण दिया ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। और वह इस प्रकार थे, और कहा गया कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्राह्मण के भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ, और ब्राह्मण के जांघ से वैश्य का जन्म हुआ, ब्राह्मण के तलवा से अर्थात पैर से किसका जन्म हुआ? शूद्र का जन्म हुआ। फिर से समझिएगा बातों को। ऋग्वेद के 10वें मंडल जन्म के आधार पर बतलाया गया है, अर्थात जन्म के अनुसार कर्म बतलाया गया है। जिस पर कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से यदि जो ब्राह्मण के मुख से कौन जन्म हुआ है? ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण का लड़का ही वेद पढ़ेगा, यह कहा गया। ब्राह्मण के भुजाओं से किसका जन्म हुआ है? क्षत्रिय, अर्थात क्षत्रिय के काम है क्या? युद्ध में लड़ना, ऐसा बतलाया गया। ब्राह्मण के जांघ से जो जन्म लिया है वह वैश्य है। अच्छा, वैश्य का जो कर्म जो काम जो है वह जो है अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना किसका काम था? वह वैश्य का काम था। वैश्य में जो आ जाते हैं सोनार, बनिया समाज, लोहार, यादव, अर्थात ये सबका क्या काम था? प्रारंभ में जो काम जो थे वह अर्थव्यवस्था को संतुलन करना काम था वैश्य को, ऐसा काम दिया। और ब्राह्मण के तलवे से जन्म हुआ है शूद्र का, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा गया है कि शूद्र जो है इस तीनों वर्णों का क्या करेगा? सभी कामों को करेगा। अर्थात तीनों वर्णों का काम कौन करता था? शूद्र करता था। इसी के कारण आगे जब हम पढ़ेंगे तो शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं दिए गए, शिक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। इसीलिए आज तक शूद्र जो हैं वह शिक्षा से क्या है? वंचित हैं। दिया जा रहा है शिक्षा, लेकिन फिर भी वह शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ में ही उन्हें इतना सताया गया है कि बेचारा उठ नहीं पा रहा। कौन? शूद्र। और किसने सताया? ब्राह्मणों ने सताया। वही ब्राह्मण जो आके ओम भो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये नियम करते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण दिए गए और कहा गया कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण जो पुत्र उत्पन्न होगा ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण के भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा गया। ब्राह्मण के जांघ से वैश्य जन्म लिया है, ब्राह्मण के जो तलवा पैर से शूद्र जन्म लिया है, पैदा लिया है, ऐसा कहा गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, वेद का जानकारी देना, और क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध में लड़ना, अर्थात अपने
देश का रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से बचाना किसका काम था? क्षत्रिय का काम था। और वैश्यों का काम था अर्थव्यवस्था को नियंत्रण रखना, अर्थात संतुलित बनाए रखना, अर्थव्यवस्था बिगड़े नहीं। इसीलिए देखिए आज भी जियो कंपनी क्या है? वैश्य ही है, समझिएगा, वैश्य ही है। जियो कंपनी क्या है? अर्थव्यवस्था को बनाए रख रहा है। और जो शूद्र है आज भी इन तीनों वर्णों का निचले जो काम जो होते हैं, जो काम होते हैं वह करते हैं। जैसे नली साफ करना, कूड़ा करकट, यदि किसी के यहाँ यदि कोई परसव हो अर्थात बच्चा जन्म हो तो वह जो काम करता था वो किसका होता था? शूद्र का ही काम होता था। ऋग्वेदी का यदि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास में शूद्रों को बहुत सताया गया है। यही कारण है कि प्राचीनतम इतिहास से ही शूद्र का जो आप घर देखिएगा वह गांव से बाहर आता है, अर्थात ज्यादातर वह देखिएगा गांव से बाहर सड़कों पर ही रहते थे, आज भी रहते हैं। यह इतिहास से ही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज हो गया है, अब इतिहास से ही है। यह सब कौन दे रहा था? ब्राह्मण दे रहे थे। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण दिया गया। कौन कौन? पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। देगा आपको प्रश्न, वर्णों को सजाएं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण है उसको सजाएं, वर्णों को सजाएं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने आपको सही बतला दिया किसका क्या काम है। इसीलिए शूद्र आज भी बेचारा शूद्र ही रह गया, क्योंकि वह शिक्षा से वंचित है। शिक्षा तो दिए जा रहे हैं लेकिन इतना ना सता दिया गया है कि वो समझिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो विवाह जो थे वह 2 प्रकार के होते थे। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह होते थे। दो प्रकार का विवाह थे। समझिएगा, एक था अनुलोम विवाह। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह थे। एक थे अनुलोम विवाह और दूसरा जो था वह जो था प्रतिलोम विवाह। ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? तो 2 प्रकार का आता है क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? 2 प्रकार के विवाह थे। पहला जो विवाह था अनुलोम विवाह, दूसरा जो विवाह था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या थे समझिएगा। पहला समझिएगा अनुलोम क्या थे? यदि उच्चतम कुल का लड़का हो और निम्न कुल की नीच कुल की लड़की हो तो वह जो विवाह जो होता था उस विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह। जैसे कि समझाने के तौर पर
समझिएगा, यदि उच्च कुल का लड़का और नीच कुल के लड़की जब एक साथ विवाह जब कर लेती थी उसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। जैसे कि ब्राह्मण का लड़का, लड़का लिख दिए हैं ब्राह्मण का लड़का और क्षत्रिय की लड़की। समझिएगा, ब्राह्मण का उच्च कुल में ब्राह्मण का लड़का होगा और नीच कुल में यदि क्षत्रिय की लड़की होगी, यदि ये दोनों विवाह हो जाते हैं तो इस विवाह को कहा जाता है अनुलोम विवाह। फिर समझिएगा, यादव का लड़का, यादव और चमार की लड़की, यादव का लड़का चमार की लड़की, यह जो विवाह जो हुआ, यह कौन सा विवाह हुआ, यह अनुलोम विवाह हो कहलाता था। वैश्य का लड़का, वैश्य का लड़का और शूद्र की लड़की, यह जो विवाह जो होता था यह अनुलोम विवाह कहा जाता था। मान लीजिए कि क्षत्रिय के लड़के लेके भाग गया ब्राह्मण के लड़का को, यह जो विवाह जो है यह कौन सा विवाह होगा, अनुलोम। भागने से मतलब नहीं, यहाँ पर देखा जाता है, यह मायने नहीं रखता है कि कौन किससे को लेकर भाग गया, यह मायने रखता है कि कौन उच्चतम कुल का है और कौन नीच कुल का है। यहाँ लड़का जो है उच्चतम कुल का होना चाहिए और लड़की जो है नीच कुल के होनी चाहिए। यह जो विवाह जो होता है वह होगा अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो थे, समझिएगा, प्रतिलोम विवाह प्रतिलोम विवाह मान लीजिए कि प्रतिलोम विवाह में जो होते थे वह उच्च कुल की लड़की उच्च कुल की लड़की होनी चाहिए और नीच कुल का लड़का यदि हो, यह इस प्रकार के जो विवाह होते थे वह प्रतिलोम विवाह कराते थे। मान लीजिए कि ब्राह्मण की लड़की है और क्षत्रिय का लड़का है और इस प्रकार से जो विवाह जो हो जाते तो यह विवाह जो कहलाता वह प्रतिलोम विवाह। मान लीजिए कि क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय कुल की लड़की वैश्य कुल के लड़का को लेकर भाग जाएगा तो यह जो विवाह जाकर शादी कर ले तो यह जो विवाह है वह विवाह जो है प्रतिलोम विवाह है। जरूरी नहीं है कि कौन किससे साथ भागता है, जरूरी यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि जो कुल जो है किसका उच्च है, ठीक है। जिसका कुल उच्च होगा उसके अनुसार आपको विवाह देखना है कि यह कौन सा विवाह हो रहा है, कौन किसके लेकर भाग गया या किसको भगा कर लेगा, उससे मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि लड़के लेके भाग जाए, लड़की लेके भागती है, ठीक है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं यदि क्षत्रिय कुल की लड़की वैश्य कुल के लड़का को लेकर भाग जाए, क्योंकि लड़कियों के पास अब बहुत ज्यादा पैसा रहता है,
हमारे पास जो लड़कियां लोग बहुत ज्यादा पैसा निकालना आती है। यह जो विवाह जो हुआ वह प्रतिलोम विवाह, अर्थात हम यह कहना चाहते हैं, फिर समझिएगा बातों को, यदि उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की हो तो वह जो विवाह हुआ, शुरू से समझा रहे हैं, वह अनुलोम विवाह। ठीक है, उच्च कुल का लड़का निम्न कुल का लड़की, वह जो विवाह हुआ अनुलोम विवाह। क्षत्रिय का लड़का और वैश्य की लड़की, वह जो विवाह हुआ अनुलोम विवाह। और यदि क्षत्रिय का लड़का और ब्राह्मण की लड़की, यह विवाह जो होगा वह प्रतिलोम विवाह होगा। फिर से बातों को समझिए, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जब तक समझिएगा नहीं, जब तक हम पढ़ाना छोड़ेंगे नहीं। समझिएगा इसको। इसको आप अच्छा समझिए, यह कौन विवाह है बतलाइए। क्षत्रिय का लड़का वैश्य की लड़की। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि किसका कुल उच्च है। पकड़ने का नियम है, किसका कुल उच्च है। क्षत्रिय का लड़का वैश्य, यहाँ पर जो कुल है वह जो ऊंचा है वह क्षत्रिय है। तो हमने आपको बतलाया था लड़का उच्च जाति का, तो वह जो विवाह है अनुलोम विवाह। यहाँ पर जो विवाह जो होगा वह अनुलोम होगा। फिर समझ, वैश्य की लड़की ब्राह्मण के लड़का को लेकर भाग गया। यह जो विवाह जो है वह कौन सा विवाह था। यहाँ पर सबसे प्रथम बार आपको देखना है कुल। देखिए कुल किसका ऊंचा है, तो ब्राह्मण। अर्थात ब्राह्मण जो है वह किससे ऊंचा है, वैश्य से ऊंचा है। अर्थात यह जो विवाह हो गया, कौन सा विवाह हो गया, अनुलोम। फिर समझिए बातों को, ब्राह्मण की लड़की वैश्य का लड़का को लेकर भाग जाए, तो यह जो विवाह जो हुआ वह कौन सा विवाह हुआ, प्रतिलोम विवाह हुआ। क्योंकि ब्राह्मण की लड़की, समझिएगा, ब्राह्मण की लड़की वैश्य लड़का से शादी कर रहा था, प्रतिलोम। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि लड़की यदि उच्च कुल की हो, लड़की उच्च कुल का हो तो प्रतिलोम विवाह। लड़का यदि उच्च कुल का हो, लड़का यदि उच्च कुल का हो तो वह जो विवाह होगा वह कैसा विवाह होगा, सीधी सी बात आप समझिएगा। लेकिन यहाँ पे यह भी देखिएगा कि आगे क्या होने वाला है। लड़की किस कुल की है, नोट में लिख लीजिएगा, लड़की उच्च कुल, लड़का निम्न कुल। जो शादी जो होगा वह प्रतिलोम होगा। लड़का उच्च कुल और लड़की निम्न कुल, वह जो शादी होगा वह अनुलोम विवाह होगा। फिर समझिएगा, लड़का उच्च कुल, लड़की नीच कुल, वह जो शादी होगा अनुलोम विवाह होगा।
लड़का उच्च कुल, लड़की निम्न कुल, वह जो शादी होगा अनुलोम। लड़की उच्च कुल, लड़का निम्न कुल, वह जो शादी होगा प्रतिलोम। अर्थात यदि लड़का उच्चा जाति का है और लड़की नीची जाति के है तो वह जो शादी होगा अनुलोम। फिर हमने बताया लड़की ऊंचा जाति को है और लड़की नीच जाति का है तो वह जो लड़की उच्च जाति का है, लड़का नीच जाति का है तो वह जो शादी हुआ वो प्रतिलोम। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे।